नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने एरर्स को पढ़ा था और आज उस एरर को या उस त्रुटि को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि भाई त्रुटि कैसे पैदा हो सकती है, संभावित त्रुटि कैसे हो सकती है या त्रुटि की संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, उसकी हमने वर्बली चर्चा की थी। हमने निरपेक्ष त्रुटि को पढ़ा है, हमने माध्य त्रुटि पढ़ा है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि पढ़ा है, सापेक्ष त्रुटि पढ़ा है और हमने बाद में प्रतिशत त्रुटि को भी पढ़ा है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं या क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो इसमें जो आपके टॉपिक है एरर्स, इसमें से त्रुटियों का संयोजन करके एक टॉपिक है, वहाँ से आपके कंपटीशन में प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, त्रुटियों का संयोजन, ठीक हम आप उसको थोड़ा सा आपको रिकॉल कराते हुए डायरेक्ट इसके क्वेश्चन करेंगे। यहाँ ये माना जाएगा कि यहाँ डेरिवेशन की आपको आवश्यकता नहीं है, ना ही हम डेरिवेशन की तरफ जाएंगे, हम सीधा उसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे या उसका सीधा रिजल्ट देखेंगे और उस रिजल्ट से ही हम क्वेश्चन कैसे आसानी से कर सकते हैं, हम आज उतना ही देखेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर 1 आता है आपके पास, वो आता है योग। तो त्रुटियों के संयोजन में सबसे पहले योग, यानी आपके पास प्रश्न में दिया हुआ रहेगा कि 2 निम्न लंबाइयां हैं और उन 2 निम्न लंबाइयों को आपस में जोड़ने के बाद में कितनी अधिकतम त्रुटि हो सकती है, वो आपका योग वाले सूत्र से हो जाएगा। तो माना कोई भी हमारे पास एक राशि है जिसको हम ए कह सकते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे लंबाई है तो वो ए हो गई, और दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जैसे वो बी हो गई। यहाँ द्रव्यमान भी हो सकता है। लंबाई की बात करें तो ए और बी 2 लंबाइयाँ हैं, तो इनमें त्रुटि कितनी हो सकती है, तो संभावित त्रुटि z = a + b। ये तो वो मान हो गए जो वास्तविक है, लेकिन आप जो मापित मान लोगे वो आपके आएंगे आपके डेल्टा z ±, यहाँ साइन आपको बाहर की तरफ हमेशा +- ही लेना है। ए के अंदर कितनी त्रुटि हो सकती है, वो है डेल्टा ए। ठीक उसी तरह से बी में कितनी हो सकती है, वो है डेल्टा बी। वैसे तो ये फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्ट मैंने बताया है, वैसे तो ये डेराइव करके निकाला जाता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें हमारे को डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, हमारे को सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, हमारे को सिर्फ रिजल्ट चाहिए, और ये रिजल्ट आप पहले भी देख चुके हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई योग में जो संभावित त्रुटि होती है वो ये हो सकती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो है वो है संभावित त्रुटि। अब हम नंबर 2 देखते हैं, व्यवकलन या घटाना। सिमिलरली ए और बी 2 कोई फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां हैं, उसमें से आपको 2 फिजिकल क्वांटिटीज को घटा के देखना है और घटाने के बाद में उनमें कितनी अधिकतम संभावित त्रुटि हो सकती है, उसके लिए हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो z = a - b। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप अगर घटा रहे हो, किन्हीं 2 भौतिक राशियों को आपस में घटा रहे हो, तो ये दिमाग से निकाल देना कि उनकी त्रुटियाँ भी घट जाएगी। नहीं, उनकी त्रुटियाँ वही रहेगी जो योग में है। अर्थात किन्हीं 2 राशियों को यदि आप मेजर करके उन 2 राशियों को घटाते हो तो त्रुटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, त्रुटि उतनी ही रहेगी, चाहे आप जोड़ लो चाहे आप घटा लो। तो ठीक उसी तरह से मैं यहाँ ले लेता हूँ ± डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, अर्थात ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं। नंबर 3 की बात करूँ तो ये होता है गुणनफल, या गुणनफल कह दो चाहे आप इसको गुणा कह दो। तो गुणा किन्हीं 2 राशियों का
आप यदि गुणा करते हो, जैसे आपको एरिया निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते हो, तो उसमें भी त्रुटियां हमेशा गुणा नहीं होगी, त्रुटियां उसमें भी जुड़ेंगी। आसान भाषा में याद रखने के लिए त्रुटियां गुणा में भी जुड़ेगी, त्रुटियां जो है वो व्यवकलन या घटने में भी जुड़ेगी। तो वही राशि z इज इक्वल टू a डॉट बी आ गया यहाँ। तो इसमें अपने को थोड़ा सा इससे डिफरेंट फाइंड करना है, वो कुछ ऐसे है कि यहाँ मैं लिखूँगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू a के अंदर कितनी त्रुटि हो सकती है, इस a में कितनी त्रुटि हो सकती है, तो बाहर की तरफ प्लस माइनस डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b। इसी क्रम में हम घटने को देखेंगे, भाग को देखेंगे। तो भाग किन्हीं दो राशियों को विभाजित किया जाता है, जैसे कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका रेशियो लिया जाता है, तो वहाँ हम त्रुटि को भाग देख के नहीं देखेंगे, त्रुटि भाग में नहीं जाएगी, वहाँ भी त्रुटि योग के अंदर ही रहेगी। तो प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। तो ये हमारे पास चार मुख्य रूप से आई। अब कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती है जिनको घात के रूप में दिखाया जाता है। तो इस तरह की भौतिक राशियों को सरल करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि आपको इसकी डेरिवेशन की बात करें तो इनको लोग लेकर सरल किया जाता है। अब चूंकि हमारे डेरिवेशन से सिलेबस में कोई काम नहीं है, हमारे को डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमारे को सोल्व करना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। घातों के रूप में, तो घातों के रूप में क्या हो सकता है, जैसे आपके पास z बराबर वही दो राशि a बट्टा b इस तरह से दे रखी है। यहाँ a की पावर में मान के चलता हूँ कि a की पावर मेरे पास m है और b की पावर मेरे पास n है। तो जब मैं इनको सोल्व करूंगा तो सीधी सी बात है, ये घात मेरे को ऊपर लेके जानी है और राशियों का मेरे को योग करना है। तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर ले गया तो ये मेरे पास बना m आगे, या मैं इसको b की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो n आगे, b में त्रुटि हो सकती है डेल्टा b बटा b, बीच में योग का चिन्ह, क्योंकि यहाँ भी त्रुटियाँ जो है वो जुड़ेगी ही, त्रुटियाँ कभी भी कम नहीं होगी। और फिर m, a में त्रुटि डेल्टा a बटा a। तो ये हमारे पास कुछ त्रुटियों के संयोजन के बेसिक, जिसको हम कह सकते हैं आधार चीज़ें हैं, ये फॉर्मूले लगाकर हम डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उन क्वेश्चन से हमारे को ये क्लियर हो जाएगा कि इन फॉर्मूलों का यूज किस तरह से किया जा सकता है। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी इसकी इसी तरह से पूछने की संभावनाएं हैं कि किसी गोले की त्रिज्या के मान में मापन में त्रिज्या के मान में मापन में त्रुटि 2% है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। आप पुनः एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। किसी गोले की त्रिज्या में के मान में मापन में त्रुटि 2% है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत त्रुटि आएगी। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं और इनमें से कौन सा लगता है वो भी अपन अभी चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं, ये कोई गोला है, इसकी सपोज त्रिज्या r है, तो इसकी त्रिज्या में मापते समय किसी भी उपकरण से इसको मापा और मापकर जो पाया, तो उस मेजरमेंट में अगले नापने वाले ने जब इसके वास्तविक मानों की और मापित मानों की तुलना करी, तो ये पाया कि भाई इसके वास्तविक मान से इसका मापित मान जो है वो 2%
त्रुटिपूर्ण पाया गया। तो उस 2% त्रुटि के कारण से इस पूरे गोले के आयतन में कितना % फर्क पड़ गया उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिशत त्रुटि का मान, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, तो कोई भी प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो R है, तो R में डेल्टा R त्रुटि बटा R गुणा 100 बराबर कितने हैं भाई 2%। ये लिखने का तरीका होता है प्रतिशत त्रुटि का, जो हमने देखा था कल। ये क्या था हमारे पास मध्यमान, और ये क्या था हमारे पास कल निरपेक्ष त्रुटि का मान गुणा 100, यानी सापेक्ष त्रुटि गुणा 100 बराबर 2% मान आया था। तो वही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं जो हमने कल कंसेप्ट सीखी थी, वहाँ से इसके मान में 2% फर्क आया। ठीक उसी तरह से आयतन में प्रतिशत त्रुटि, तो आयतन में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो आयतन की त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि डेल्टा V जो हमारे मापित मान में त्रुटि आएगी बट्टा उसका वास्तविक मान या मध्य मान कितना था V इंटू 100 बराबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब गोले की आयतन का सूत्र क्या होता है? तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना है कि कोई भी कांस्टेंट, पाई यहाँ एक कांस्टेंट है 3.14 कह दो, चाहे 22/7 कह दो, पाई एक कांस्टेंट है, 4/3 भी एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में कभी भी त्रुटि नहीं होती है। जब भी हम त्रुटियाँ ज्ञात करते हैं या त्रुटियों का संयोजन देखते हैं तब हमें कांस्टेंट को हमेशा ही छोड़ना पड़ता है, अर्थात ये राशि हमारे त्रुटि के अंदर काम नहीं आएगी। तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ r क्यूब बचा। r क्यूब के लिए हम घातांक नियम लगाएंगे, तो घातांक नियम लगाएंगे तो 3 आगे और r की प्रतिशत त्रुटि। तो देखते हैं कितना आता है। तो आयतन में त्रुटि हमारे को फाइंड करनी है, अर्थात डेल्टा V बट्टा V गुणा 100 बराबर r में प्रतिशत त्रुटि तो कितनी होगी इसके लिए? तो 3 आगे r बचा, तो डेल्टा r बट्टा r गुणा 100। डेल्टा r बट्टा r गुणा 100 का मान कितना है? 2%। तो यहाँ आपने 3 गुणा 2% किया, तो आंसर कितना है आपके पास? 6%। तो कुल प्रतिशत त्रुटि गोले के आयतन में आपको कितनी मिली? 6% मिली। चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भाई अगला प्रश्न जो है हम थोड़ा सा घातांक नियमों के लिए भी सीख लेते हैं कि दिया गया है कोई राशि दे रखी है आपको P बराबर a² b² बट्टा √c इंटू d। ये कोई 4 राशियां हैं जिन पे कुछ घात लग रखी है और P बराबर ये राशियां आपको कोई 4 ये भौतिक राशियां हैं, कोई एक फॉर्मूला है जो P बराबर किसी भौतिक राशि के बराबर लिख रखा है, जहां A, B, C तथा D में त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4% तथा 2% है। तो राशि P में, तो राशि P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न दिया है
आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए एक बार कि भाई दिया गया है कि कोई भौतिक राशि p बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर बटा अंडर रूट ऑफ c इंटू डी, जहाँ a b c तथा d में त्रुटियाँ क्रमशः 1%, 3%, 4% तथा 2% है, तो राशि p में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात हमारे को करनी है। तो चलिए इसकी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करते हैं। तो आपको इतना दिमाग में तो आ ही गया होगा कि यहाँ फॉर्मूला कहीं ना कहीं इस तरह का यूज किया जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, डेल्टा p, यानी p में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, तो डेल्टा p बटा p गुणा 100। घातांक है तो घातांक का सीधा सा नियम क्या है कि भाई घात आगे, सॉरी यहाँ a क्यूब लिख सकते हैं आप, तो घात आगे और इस राशि में त्रुटि, और कितने त्रुटि है वो प्रतिशत आपको दे रखा है। तो 3 तो आगे, राशि क्या है, डेल्टा a बटा a गुणा 100। बीच में क्या आना चाहिए, योग, बिल्कुल। नंबर 2 आगे 2 आगे, डेल्टा b बटा b गुणा 100, प्लस का प्लस आगे, यह घात ऊपर जाएगी, माइनस जैसा कुछ नहीं है, तो 1/2 आगे, डेल्टा c बटा c गुणा 100, प्लस d घात 1 आगे, डेल्टा d बटा d गुणा 100। तो हमने चारों मान बोर्ड पे रख दिए हैं। अब देखिए डेल्टा a बटा a गुणा 100 आपको कितने परसेंट दे रखा है, 1%। डेल्टा b बटा b गुणा 100 कितने परसेंट दे रखा है, 3%। तो ये मान हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 3 गुणा कितने परसेंट, इसका मान है 1%, प्लस का प्लस 2 गुणा कितने परसेंट, 3%, प्लस का प्लस 1/2 कितने परसेंट, 4%, प्लस का प्लस 1 गुणा कितने परसेंट, 2%। सॉल्यूशन करेंगे तो ये हुआ आपके पास 3% प्लस 3 दूनी 6% प्लस 2% प्लस 2 को 1 से गुणा कराया तो 2%। लिखने का इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है कि 3 और 6 9 और 2 11 प्लस 2 13। तो आंसर कितना है आपके पास, 13%। ये एक सिंपल सा तरीका इसका हुआ है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और देखते हैं कि आगे वाले में कौन से इनमें से फॉर्मूला काम में आता है। दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने बोर्ड पर स्क्रीन पर चल रहा है। तो आप देखिए, एक घन की लंबाई और द्रव्यमान के मापन में अधिकतम त्रुटि 2% तथा 3% है। यानी लंबाई में त्रुटि जो है वो 2% है और द्रव्यमान में त्रुटि 3% है। तो घन के घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये हमारे को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं घनत्व बराबर क्या होता है। तो घनत्व को हम रोज से लिखते हैं। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, आयतन को हम v से लिखते हैं। क्योंकि यहाँ एक चीज आप देख लीजिए कि दे रखा है आयतन v, और आयतन के लिए होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चूँकि घन है और उसकी एक लंबाई दे रखी है और घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो v = होगा L3। ये आपको मानना है। यानी जब भी हम त्रुटि निकालेंगे तो ये 3 घात को हमारे को आगे लेना है। दिया है द्रव्यमान में
त्रुटि कितनी है भाई? तो द्रव्यमान में त्रुटि हो जाएगी डेल्टा m बटा m गुणा 100 बराबर 3%। आयतन में त्रुटि डेल्टा v अपॉन v गुणा 100 बराबर 2%। तो ये मान आपको याद रखना है L क्यूब के लिए है। जब भी हम इसकी वैल्यू रखेंगे तब हमारे को 3 आगे लाना है। यहाँ आपको ये बात विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि ये इसी का ही एक टाइप है। अब घनत्व में त्रुटि निकालनी है तो डेल्टा रो बट्टा रो गुणा 100 इज इक्वल टू द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान में त्रुटि डेल्टा m बट्टा m गुणा 100, बीच में प्लस का चिन्ह, डेल्टा v बट्टा v गुणा 100। डेल्टा m गुणा 100 का मान कितना है? 3%, प्लस का प्लस। यहाँ ध्यान देने वाली बात है L क्यूब है तो 3 आगे गुणा, इसमें त्रुटि कितनी है? लंबाई में 2%। सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 9%। तो भाई आपके पास घनत्व में कुल प्रतिशत त्रुटि कितनी आई? 9%। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इस आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे एक प्रश्न और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा है कि किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः T1 बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा T2 बराबर 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पिंडों के तापांतर में त्रुटि ज्ञात करो। यहाँ दोस्तों ध्यान देने लायक बात यह है कि किसी पिंड का तापमान कोई भी थर्मामीटर से या कोई भी अन्य उपकरण से अगर अपन नापते हैं तो 20 डिग्री नापने के बाद में उसमें 0.5% या तो वो कम हो सकता है या 0.5% वो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या तो वो ज़्यादा हो सकता है या 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड वो कम हो सकता है। आसान भाषा में बात करें तो ये 19.5 भी हो सकता है और 20.5 भी हो सकता है। तो ये हमारे को इन दोनों पिंडों के तापांतर में त्रुटि ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन, यहाँ एक बात ध्यान रखना, तापांतर दे रखा है मतलब हमारे को सूत्र तो यहीं से ही लगाना है। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि T डैश इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। जो त्रुटियाँ हैं सिर्फ वही जुड़ेंगी जबकि जो मापित मान हैं तापों के वो हमेशा घटेंगे। तो इनको पहले अपन जिस फैशन में दे रखा है वैसे ही लिख लें। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बीच में माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बीच में माइनस का चिन्ह है तो 50 में से 20 गए, बचे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक तो हमने जो हमारा परिपाठी से जो हमने सीखा है उस तरीके से हमने मान रख लिया। लेकिन अब त्रुटियों को घटाने की बात आती है तो हम यहाँ आ जाते हैं। तो A में कितना प्रतिशत है? डेल्टा A प्लस डेल्टा B। डेल्टा A का मान ये रहा, डेल्टा B का मान ये रहा। और चाहे आप व्यवकलन कर लो चाहे योगफल कर लो, त्रुटि हमेशा जुड़ती है। तो बाहर की तरफ क्या लिखेंगे? प्लस माइनस का चिन्ह, और त्रुटियों को जोड़ेंगे तो 0.5 और 0.5 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको लिखने का तरीका, तो T डैश बराबर क्या आया? 30 डिग्री या 30 डिग्री लिखो तो ठीक है, वरना 30 प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपके पास आंसर प्राप्त हुआ। काफ़ी आसान प्रश्न है, सिर्फ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि त्रुटियों हमेशा जुड़ती है
यहाँ आप प्लस माइनस ना लगाओ तो भी ठीक है, लेकिन त्रुटियाँ हमेशा जुड़ती है, चाहे आप योग कर लीजिए चाहे आप व्यवकलन कर लीजिए। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में त्रुटियों के संयोजन के लिए कुछ 3-4 प्रश्न देखे। नेक्स्ट लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे, तब हम भी इसके 2-4 एग्जाम्पल और देखेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।